हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया है। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 1 से लेके सारे चैप्टर नंबर 5 तक सारे जो चैप्टर हैं अलग अलग सेपरेट प्ले लिस्ट में आपको ऊपर मिल जाएंगे, है ना। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। क्या है चैप्टर की हेडिंग क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। अवकलज के अनुप्रयोग। अपन ने जो डेरिवेटिव निकालने सीखे थे, dy ओवर dx निकालना सीखा था। y इक्वल्स कोई फंक्शन है f ऑफ x का, तो अपन ने क्या निकाला था dy ओवर dx। इसका जो यूज है ना, इसका यूज क्या है वो सीखेंगे ना। यूज क्या है वो सीखेंगे। तो देखो इसमें आसान चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, इसके अंदर अपन, है ना। 6.1 में अपन पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है। 6.2 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। 6.3 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श किसी कर्व पर स्पर्श रेखा और उसके अभिलंब का समीकरण, है ना। 6.4 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अप्रोक्सीमेशन, सन्निकट मान पढ़ने वाले हैं। और 6.5 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मिनिमा एंड मैक्सिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, है ना। ये अपन एक्सरसाइज वाइज अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। ठीक है जी। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, राशियों में परिवर्तन की दर, है ना। 6.1 में अपन क्या पढ़ेंगे, राशियों में परिवर्तन की दर। 6.2 में वर्धमान और ह्रासमान फंक्शन। और 6.3 में स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। 6.4 में सन्निकट और 6.5 में उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, ये पढ़ने वाले हैं ना। तो 6.1 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं अपन। देखो एक्सरसाइज 6.1 का क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी मतलब राशियों में परिवर्तन की दर, है ना, ये पढ़ने वाले हैं। जैसे राशियां, जैसे कोई भी राशि है, जैसे कोई क्वांटिटी है, एरिया है, वॉल्यूम है, पेरीमीटर है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, है ना। परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। जैसे मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है। अपन इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या होता है dy ओवर dx। इसकी बात अगर अपन ग्राफ में करें तो ये क्या देता है, ये अपन को क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। किसी स्पर्श रेखा, किसी कर्व पर स्पर्श रेखा का हमें क्या देता है, ढाल देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर अपन डेली लाइफ में यूज में अपन इसकी बात करें तो ये क्या देता है, रेट ऑफ, इसको क्या मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। कि x में परिवर्तन के सापेक्ष y में कितना परिवर्तन होता है वो हमें ये बताता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x में परिवर्तन के सापेक्ष, जैसे मैं x को बढ़ाऊं या घटाऊं तो y बढ़ रहा है या घट रहा है, ये हमें ये बताता है dy ओवर dx, है ना। अब जैसे ये तो था फंक्शन की टर्म में, है ना। अगर अपन कोई क्वांटिटी लें, जैसे एरिया लें, है ना, एरिया ऑफ मान लो सर्किल लें, एरिया ऑफ सर्किल। जैसे कोई सर्किल है, इसकी क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है ना। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल को अपन ए से लिखें, क्या लिखें, ए से। तो उसको क्या होगा, ए इक्वल्स क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को आपको देख के सीधा पता चल रहा है कि एरिया जो है किसके समानुपात में है, सीधा सीधा, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, किसके समानुपात में, आर के। आर जब बढ़ेगा
तो एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा, देख लो यहाँ से। और r जब घटेगा तो एरिया भी क्या होगा, घटेगा। मतलब एरिया जो है सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है ना। तो r के चेंज होने पर एरिया में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, dA ओवर dr, dA ओवर dr। dA ओवर dr हमें क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया with respect to area of circle with respect to radius r, है ना। किस त्रिज्या r के सापेक्ष क्षेत्रफल a में परिवर्तन की दर, ये है dA ओवर dr, है ना। अब देखो, अब किसी टाइम पे मान लो r इक्वल्स टू क्या है, 2 है ना। r इक्वल्स टू क्या है, 2 है। तो क्या लिखेंगे कि जब r बराबर 2 है तो एरिया में कितना चेंज हो रहा है। तो क्या अपन क्या निकालेंगे, पहले dA ओवर dr, और r बराबर कब, r बराबर 2 पे। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले dA ओवर dr निकालूंगा, कितना आएगा, पाई कांस्टेंट है। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव अपन को फाइंड करने आते हैं ना। एप्लीकेशन अपन कब पढ़ते हैं, जब अपन को डेरिवेटिव फाइंड करना था। ये चीज तो अपन को आ रही है, डेरिवेटिव निकालना तो अपन को आ रहा है, उसका आगे यूज क्या है वो अपन सीख रहे हैं ना। तो dA ए फंक्शन है r का, है ना, ए फंक्शन है r का, उसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2r। तो मतलब एरिया कितना, एरिया ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू r क्या है, 2 पाई r, है ना। और जब r बराबर 2 है, r बराबर 2 है तो क्या होगा, dA ओवर dr। जब r बराबर कितना हो, 2, तो r की जगह मैं कितना पुट कर दूंगा, 2 पाई इंटू r की जगह 2, तो क्या है 4 पाई, है ना। 4 पाई एरिया क्या है, एरिया क्या है, सेमी स्क्वायर मान लेते हैं। रेडियस जो है सेमी में है, सेमी स्क्वायर पर सेमी। मतलब रेडियस के पर सेमी चेंज होने पर एरिया कितना चेंज हो रहा है, 4 पाई। कब, जब r बराबर 2 हो उसके बाद, है ना। और ये क्या बता रहा है, ये सिर्फ इतना ही लिखें तो ये क्या बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू r, है ना। इसको क्या लिखेंगे, सेमी स्क्वायर पर सेमी। मतलब r के पर सेमी चेंज होने पे एरिया कितना चेंज होगा, 2 पाई r सेमी चेंज होगा, है ना। आगे देखो, ये तो था एरिया जो है सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है। अगर देखो, अगर ये जो रेडियस है वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, देखो जो रेडियस है वो भी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो, t के रिस्पेक्ट में चेंज हो, तो अपन को जो एरिया अपन निकालेंगे, एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, dA ओवर dt, है ना। क्योंकि एरिया तो किस पे डिपेंड कर रहा है, r पे, और r किस पे डिपेंड, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, t के रिस्पेक्ट में। तो t के चेंज होने पे r चेंज होगा, और r के चेंज होने पे क्या होगा, एरिया चेंज होगा। मतलब एरिया सीधा सीधा किसके चेंज होने पे हो रहा है, एरिया किसके चेंज होने पे चेंज हो रहा है, t के। तो एरिया किसके चेंज होने पे हो रहा है चेंज, t के चेंज। तो एरिया सीधा t पे नहीं डिपेंड कर रहा, तो क्या निकालेंगे, dA ओवर dr, क्योंकि एरिया किस पे डिपेंड है, r पे, इंटू dr ओवर dt। r किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, t के रिस्पेक्ट में। तो ये अपन निकालेंगे कब, जब क्वेश्चन में टाइम भी इन्वॉल्व है ना, इन्वॉल्व है, टाइम भी सम्मिलित हो रहा है कि पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर, इस तरह से कोई इन्वॉल्व है, तो अपन यूँ निकालेंगे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमें ये निकालना है क्वेश्चन में, या dA ओवर dt निकालना है ना। तो ये कौन देगा अपन को, हिंट कौन देगा, क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है ना, क्वेश्चन हिंट देगा। एक बात और आपको यहाँ पे नोट में याद रखनी है, देखो यहाँ से हटा रहा हूँ, नोट करना चाहो तो कर लो कि 6.1 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, 3 में, 4 में। ये तो ब्रीफली अपन मैंने आपको बता दिया कि ये पढ़ने वाले हैं। अभी अपन इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ना। हाँ, तो अपन यहाँ क्या देखा कि ये कब हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें क्वेश्चन हिंट देगा ना। अब देखो, यदि ये बातें नोट में आप याद रखेंगे कि यदि x के बढ़ने पे y भी बढ़े तो dy ओवर dx जो है, जो डेरिवेटिव है वो अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वो क्या लेंगे, पॉजिटिव। जैसे अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और यदि x के बढ़ने पे y क्या हो रहा है, घट रहा है, तो dy ओवर dx क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, है ना। जैसे कोई क्वांटिटी टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है ना,
जो उसमें रेट ऑफ चेंज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या लेंगे पॉजिटिव। अगर रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे, है ना। इस तरह से इसका इंट्रो कुछ खास नहीं है, आसान है, बस अपन को ये देखना है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि जो चेंज हो रहा है, जैसे एरिया है, जैसे एरिया ऑफ सर्किल है वो किस पे डिपेंड है, आर पे, तो आर के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, है ना। वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का, ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है किस पे डिपेंड कर रहा है, आर और एच पे, है ना, क्योंकि आर एच बढ़ती है घटती है तो चेंज होता है। ये सारे जो 10th क्लास के फॉर्मूले हैं, जो पीछे की क्लासों की जो आपको फॉर्मूले सीख के आए हो, एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ कोन, है ना, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, शंकु का, बेलन का, गोले का, अर्धगोले का, घन का, घनाभ का, क्यूबॉइड, है ना। ये सारे फॉर्मूले आपको आयतन और क्षेत्रफल के आपको आने चाहिए, तो ये यहाँ क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं ना। तो इस तरह से देखेंगे कि किस पे डिपेंड है, जैसे वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, बेलन का आयतन है, वो किस पे डिपेंड करता है, एच पे और आर पे। तो क्या चेंज हो रहा है वो क्वेश्चन अपन को देगा, है ना। क्वेश्चन को पढ़ के अपन देखेंगे कि क्या करना है। बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब परिवर्तन की दर हो और परिवर्तन की दर होने पे बढ़ रहा हो, कोई चीज़ बढ़ रही है, कोई क्वांटिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव लेंगे परिवर्तन की दर को, और कोई क्वांटिटी घट रही है, डिक्रीज हो रही है तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, है ना। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या कह रहे हैं कि वर्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, एरिया ऑफ सर्किल, उसमें परिवर्तन की दर अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, ए डी ए होता है, उसमें वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। और उसमें परिवर्तन की जो रेट ऑफ चेंज जो है वो आर के सापेक्ष, मतलब डी ए ओवर डी आर ज्ञात करना। मैंने आपको बताया था डी ए ओवर डी टी भी निकाल सकते हैं, कब निकालते हैं वो हिंट देगा क्वेश्चन, है ना। अभी टाइम का कोई जिक्र नहीं हुआ इसमें, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर देखो वर्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब आर कितनी है, 5 सेमी, है ना। आर 5 सेमी तब ज्ञात करनी है, वो तो यूं देखेंगे डी ए ओवर डी आर जब आर बराबर क्या हो 5 सेमी, यूं ज्ञात करनी है। लेकिन टी टाइम का कोई जिक्र नहीं है तो हमें सिर्फ ये ज्ञात करना है ना। तो करेंगे कैसे, देखो आंसर में, चूंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या है आर, इसलिए क्षेत्रफल ए बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना। इसलिए क्षेत्रफल ए में त्रिज्या आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर डी ए ओवर डी आर, क्षेत्रफल ए में आर के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, ज्ञात कर दो, देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई आर, है ना। 2 पाई आर हो जाएगा ना, डी ए ओवर डी आर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। इसलिए डी ए ओवर डी आर जब आर बराबर कितनी है, आर बराबर कितनी है 5, वो बोला ना आर बराबर कितनी है 5, कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 5, कितना हो जाएगा 10 पाई। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सेमी स्क्वायर, क्योंकि सेमी क्यों सर, मीटर क्यों नहीं लिया, क्योंकि जिक्र देखो आर क्या है सेमी में, और अपॉन में आर, त्रिज्या की इकाई क्या होती है सेमी। तो एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर जब आर बराबर कितनी है 5, तो कितना है 10 पाई सेमी स्क्वायर पर सेमी। इस तरह से करें, है ना। अभी 1-2 क्वेश्चन, अभी पहला जस्ट क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा और सा लग रहा होगा ना, आगे धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सरसाइज में बढ़ेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको एकदम इजी लगेगी एक्सरसाइज, कुछ जोर नहीं आने वाला आपको। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या है कि एक घन का आयतन 9 सेमी क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है ना। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के आपको पहले देखना है कि दे क्या रखा है और किस चीज की बात हो रही है। तो आपने देखा कि घन का आयतन मतलब एक क्यूब है, उसके वॉल्यूम की बात हो रही है ना, वो चेंज हो रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, पर सेकंड है ना, पर सेकंड, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, और चेंज कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, है ना, बढ़ रहा है। कोई भी क्वांटिटी किसी भी अनदर क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अगर बढ़ रही है तो पॉजिटिव लेंगे, घट रही है तो नेगेटिव, है ना। इंक्रीजिंग तो पॉजिटिव, डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव। अभी यहाँ लिखवा था थोड़ी देर पहले, ठीक है जी। यदि इसकी कोर की लंबाई, इसकी जो साइड है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 10 सेमी है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया किस दर से बढ़ रहा है, हमें क्या ज्ञात करना है, इसका सरफेस एरिया किस दर से बढ़ रहा है ना, ds ओवर
dt, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन के अंदर टाइम की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। तो देखो सरफेस एरिया, क्यूब का जो सरफेस एरिया वो क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा को मैं x मान लूंगा ना, तो अपन इस चीज को मैं ds ओवर dx भी ज्ञात कर सकता हूँ क्योंकि x पे डिपेंड है, या ds ओवर dt भी फाइंड कर सकता हूँ कि टाइम के रिस्पेक्ट में ना। तो बोले सर ये निकालूं या ये, है ना। तो क्वेश्चन के अंदर हिंट है आपको कि जो आयतन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो सरफेस एरिया भी अपन किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। चलो जी करते हैं। देखो घन के आयतन की बात हो रही है तो आंसर में मानूंगा, माना घन की भुजा बराबर क्या है x, इसलिए आयतन v बराबर क्या हो गया x क्यूब। एंड सरफेस एरिया की बात हो रही है, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल S इक्वल्स क्या 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें तो मैंने घन की बात चल रही थी क्योंकि आयतन का रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दे रखा है मुझे, तो इसलिए आयतन भी चाहिए तो मैंने निकाल लिया, और सरफेस एरिया का जो रेट ऑफ चेंज है वो मेरे को निकालना है तो वो भी मैंने लिख लिया। अब जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं। गिवन दिया है आयतन में, आयतन इस दर से बढ़ रहा है ना, तो आयतन में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, आयतन में क्या हो रहा है चेंज। देखो किस के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। बोले सर कैसे पता चला, 9 सेमी क्यूब पर सेकंड, पर सेकंड आ गया ना, पर सेकंड तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। दिया है dv, आयतन को v से और चेंज हो रहा है तो dv ओवर dt इक्वल्स टू प्लस 9 सेमी क्यूब पर सेकंड। ठीक है जी, ये दे रखा है ना। और x बराबर है ना, x बराबर कितनी दे रखी है, x बराबर कितनी दे रखी है 10। अभी नहीं, वो तो निकालने के लिए बोला ना, उसने बोला कि इसकी कोर की लंबाई 10 सेमी है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये तो ज्ञात करेंगे तब काम में आएगा ना, ये तो चलो बाद में लिख देंगे, है ना। अब जो चीज आयतन गिवन है वो निकालता हूं मैं ना, चूंकि dv ओवर dv कैपिटल v है, dv ओवर dt इक्वल्स क्या हो जाएगा, dv ओवर dt क्या हो जाएगा, ये v तो किसका फंक्शन है तो यूँ लिख दो d ओवर dt ऑफ x क्यूब, तो दिखेंगे ना dv ओवर dt, क्योंकि v ये है तो dv ओवर dt, इसको नंबर 1 मान ले रहे हो ना, कुछ क्या जगह 3x स्क्वेयर डॉट x का किसके रिस्पेक्ट में चेन रूल, सॉरी dx ओवर dt, चेन रूल लग गया ना। v x क्यूब का किया पहले तो 3x स्क्वेयर, फिर x का किया तो t के रिस्पेक्ट में। अब इसमें जो वैल्यू गिवन है वो लिख दो, dv ओवर dt का मान मेरे को पता है कितना 9 है, इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर dx ओवर dt, कहाँ से लिखा अपने बाय फर्स्ट, तो यहाँ से dx ओवर dt का मान कितना आया, ये इधर डिवाइड में जाएगा तो कितना आया 3/x स्क्वेयर नंबर सेकेंड। देखो भाई ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में 3/x स्क्वेयर, है ना। ठीक है जी, अब मुझे क्या चाहिए, ये तो आ गया, ये जो गिवन वैल्यू थी उससे कुछ ना कुछ मैंने कंक्लूजन निकाल लिया। ठीक है, अब क्या चाहिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ना आओ ds ओवर dt, क्यों, क्योंकि टाइम की बात हो रही है इसलिए, है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d ओवर dt ऑफ d, s क्या है 6x स्क्वेयर, 6x स्क्वेयर, तो ds ओवर dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले 6 तो पढ़े x करके किया तो 2x डॉट, फिर x का किया चेन रूल से तो dx ओवर dt, तो ds ओवर dt क्या हो गया 12 x डॉट, dx और dt का मान कहाँ से लिखा है, यहाँ से 3/x स्क्वेयर, कहाँ से लिखा अपने बाय सेकेंड, तो ds ओवर dt कब, जब x बराबर कितना है, x बराबर कितना है 10, तो क्या हो जाएगा, पहले देखो ये कट गया, क्या 12×3 = 36, 12×3 = 36 बट्टा में x, ये आगे लिख दूंगा ना, एक बार ये निकाल दिया, चलो फिर निकालूंगा ds ओवर dt जब x बराबर कितना हो 10, क्या हो जाएगा 36/10, तो कितना है 3.6, और ये क्या है एरिया क्या होता है सेमी स्क्वायर, क्योंकि सेमी में ना अपॉन t, और t किस में चल रही है बात, सेकंड में, तो क्या इकाई जो यूनिट है वो क्या जाएगी सेमी स्क्वायर पर सेकंड। तो एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया
विद रिस्पेक्ट टू टी, जब x बराबर कितना है, जब उसकी जो भुजा है वो कितनी है 10 सेमी है, तो कितना है 3.6 सेमी स्क्वायर पर सेकंड, और पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो क्या आ रही है, बढ़ रही है ना। इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब with respect to time is positive 3.6 सेमी स्क्वायर पर सेकंड। पॉजिटिव क्या बता रहा है कि बढ़ रहा है, यूँ लिखते हैं, ये हमारा आंसर। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। एक झील है, उसमें पनियों, स्थिर झील का मतलब पानी एकदम शांत है, उसमें एक पत्थर डाला, तो आपने भी देखा होगा कि तरंगें उठती हैं और वर्ताकार उठती हैं ना, वर्त बन के बढ़ते हैं ना, ठीक है, डाला जाता है। तो तरंगे वर्तों में 4 सेमी पर सेकंड की दर गति से चलती हैं। 4 सेमी पर सेकंड मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो तरंगों की जो लेंथ है, देखो ये कोई झील थी, पानी है इसमें, और इसमें यहाँ पे एक पत्थर डाला तो तरंगें बढ़ती हैं, पहले यूँ धीरे धीरे क्या रही हैं, बढ़ रही हैं। ये क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, यूँ चल रही हैं तरंगें, यूँ चल रही है ना, जा रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, जा रही हैं, बढ़ रही हैं, ठीक है, ठीक है। तरंगें 4 सेमी पर सेकंड, 4 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ने का मतलब जो रेडियस है, तरंगों की जो रेडियस है, जो वर्त बनने है ना, वर्त की जो रेडियस है वो बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, 4 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है ना, ठीक है। गति से चलती हैं होने का मतलब बढ़ रही हैं, दूर जा रही हैं। तो वर्त छोटे थोड़ी ना होंगे, पत्थर डालेंगे तो वर्त क्या होंगे, बड़े 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 यूँ बढ़ते जाएंगे, तो मतलब त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। त्रिज्या बढ़ रही है ना, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना ना, ठीक है। जब वर्ताकार तरंग की त्रिज्या r कितनी है, 10 सेमी है, उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मुझे क्या चाहिए, dA क्षेत्रफल चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू t। बोले सर t क्यों, क्योंकि t की बात हो रही है, ये तो मुझे ज्ञात करना है कब, जब r बराबर कितना है 10। और देख क्या दिया, ये तरंग की जो लेंथ है गति से चलती है मतलब त्रिज्या बढ़ रही है, dr/dt मुझे क्या कर दिया, दे दिया, और बढ़ती हैं तो +4 सेमी पर सेकंड। बोले सर हमें कैसे पता चला बढ़ रहा है घट रहा है, अरे तरंगों की जो लेंथ है वो बढ़ेगी, वर्त एरिया क्या होंगे, वर्त जो है बढ़ेगा तो त्रिज्या भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। चलो जी मान लेता हूँ आंसर में, माना r त्रिज्या वाली तरंग का क्षेत्रफल a है ना, इसलिए a बराबर क्या है, πr²। और ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि तरंगें वर्ताकार होती हैं, इसलिए हमने ये लगाया, ठीक है। वो उसने बोला भी है तरंगें जब वर्ताकार तरंग, ठीक है। चूंकि dr/dt दिया है मुझे, है ना, कितना दिया है, वर्त में गति से चलती हैं मतलब त्रिज्या बढ़ रही है, वो देखो त्रिज्या बढ़ रही है, कितना है 4 +4 सेमी पर सेकंड। अब त्रिज्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ना, इसलिए सीधा लिख दो, लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए dA/dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ a कितना है πr², तो कितना हो जाएगा π2r इंटू dr/dt। चेन रूल लगा दिया, पाई तो कांस्टेंट बाहर, r² का डिफरेंशिएशन 2r और r का किया तो dr/dt, तो dA/dt इक्वल्स टू कितना हो गया 2πr डॉट dr/dt का मान कितना है इंटू 4, ठीक है। तो dA/dt व्हेन r इक्वल्स टू, त्रिज्या कितनी है, r इक्वल्स टू कितनी है 10 सेमी है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 पाई इंटू 10, r का मान कितना है 10, तो dA/dt का मान कितना आया 80 पाई
सेमी स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया का फॉर्मूला यूनिट क्या होती है, सेमी स्क्वायर, और टाइम की क्या होती है, पर सेकंड। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से बन रही है ना, ठीक है। और प्लस आ रहा है तो क्या हो रहा है, बढ़ रही है ना। तो एरिया किस दर से बढ़ रहा है, 80 पाई सेमी स्क्वायर पर सेकंड। कब, जब आर बराबर कितनी है, 10 सेमी। यूँ बताएंगे, हिंदी लिखना चाहो तो लिख दो। कहते हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 80 सेमी स्क्वायर पर सेकंड है जब आर बराबर 10 सेमी है। इस तरह से लिखिए। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या है, किसी आयत की लंबाई x, कोई आयत है, जहां तक पॉसिबल हो डायग्राम बनाना पॉसिबल हो वहां बना लिया करो, तो आसान है, थोड़ा समझना आसान है ना। किसी आयत की लंबाई x, ये जो लेंथ है वो क्या है, x, ठीक है, 3 सेमी पर मिनट की दर से घट रही है ना। dx ओवर dt, टी क्यों, क्योंकि पर मिनट की दर से घट रही है, ठीक है। और चौड़ाई y, ये जो y है, dx ओवर dt तो क्या हो रहा है, घट रहा है तो माइनस आएगा 3 सेमी पर मिनट। और चौड़ाई y 2 सेमी पर मिनट की दर से बढ़ती है, तो dy ओवर dt प्लस 2 सेमी पर मिनट। बढ़ती है तो पॉजिटिव, घटती है तो नेगेटिव, ठीक है। जब x बराबर 10 सेमी, मतलब लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई 6 सेमी है, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। बोले सर किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। बोले टाइम की चर्चा हो रही है ना, टाइम की, पर मिनट, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ एंड विड्थ जो दे रखा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना। तो ये एरिया और पेरीमीटर भी क्या होंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होंगे ना। तो देखते हैं, जो चीज़ दे रखी है पहले वो लिखते हैं। चूंकि आयत की लंबाई x है ना, लंबाई x व चौड़ाई, लंबाई x 3 सेमी पर मिनट की दर से घटती है व चौड़ाई y 2 सेमी पर मिनट की दर से बढ़ रही है, इसलिए dx ओवर dt इक्वल्स टू -3 सेमी पर सेकेंड, ठीक है। एंड dy ओवर dt इक्वल्स टू +2 सेमी पर मिनट है अभी, सेकेंड नहीं। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि घट रही है, और प्लस क्यों लगाया, क्योंकि बढ़ रही है, ठीक है। अब ए पार्ट में क्या करना है, मुझे क्या करना है, परिमाप है ना। माना आयत का परिमाप P है, परिमाप मतलब पेरीमीटर P है ना, पेरीमीटर P से डिनोट कर दिया, इसलिए P इक्वल तो P इक्वल्स टू आयत का परिमाप क्या था, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई है ना, इसलिए dp ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 2 dx ओवर dt। दोनों ही क्या बढ़ रहे हैं, घटे ना, कांस्टेंट कोई नहीं है, लेंथ भी कांस्टेंट नहीं है, विड्थ भी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एक घट रही है और एक बढ़ रही है, चेंज हो रही है ना, तो वेरिएबल है दोनों। और dy ओवर dt, तो dp ओवर dt इक्वल्स टू क्या है, 2 dx ओवर dt का मान कितना आया, dx ओवर dt का मान कितना है, -3 प्लस dy ओवर dt का मान कितना है, 2। ये कहाँ से लिखा, बाय फर्स्ट सेकंड, तो कहाँ से लिखा, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। चलो जी, तो क्या dp ओवर dt इक्वल्स टू क्या, -2, क्योंकि माइनस का 1 आएगा और -2 से किया तो ये क्या है, dp और dt है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया -1 को तो -2। और पेरीमीटर की जो यूनिट है वो क्या होती है, सेमी, और टाइम की क्या दे रखी है, सेमी पर मिनट। माइनस क्या बता रहा है ना, इसलिए समय के सापेक्ष ना, या परिमाप 2 सेमी पर मिनट की दर से घट रहा है। माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि घट रहा है ना, वो बता रहा है दर से घट रहा है मतलब माइनस सही है अपने आप ही है ना, परिमाप इस दर से घट रहा है।
बी पार्ट में माना आयत का क्षेत्रफल क्या है ए है, इसलिए ए बराबर क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसलिए डी ए ओवर डी टी क्या हो, यू इंटू वी, यू को छोड़ दिया डी वाई ओवर डी टी, प्लस वी को छोड़ दिया डी एक्स ओवर डी टी, यू को छोड़ दिया इसका टी के रिस्पेक्ट में और इसको छोड़ दिया टी के रिस्पेक्ट में, सारी वैल्यू पुट कर दो, डी ए ओवर डी टी इक्वल्स टू एक्स, वाई की जगह डी वाई ओवर डी टी की जगह 2, ठीक है, ये यूनिट नहीं लेंगे जब कैलकुलेशन करते हैं तो यूनिट साथ में नहीं खींचते ना, प्लस वाई डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है, तो डी ए ओवर डी टी इक्वल्स कितना है 2x - 3y, और डी ए ओवर डी टी वैन x इक्वल्स टू कितना हो, x इक्वल्स टू कितना हो 10, इसमें तो x और y का यूज ही नहीं हुआ है ना, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर है वो x और y पे डिपेंड ही नहीं करता, इसलिए ये वैल्यू पुट नहीं की ना, इसमें x और y पे डिपेंड करिए तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और y इक्वल्स टू कितना है 6, तो कितना आ जाएगा 2 × 10 - 3 × 6, तो डी ए ओवर डी टी वैन x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू कितना है 6, कितना है 20 - 18, तो कितना है 2, और एरिया ना, एरिया की यूनिट क्या आती है सेमी स्क्वायर, और टाइम की पर मिनट, क्योंकि मिनट की बात चल रही है ना इसमें, अब ये प्लस का आया इसलिए क्षेत्रफल 2 सेमी स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, ये प्लस में आ रहा है तो बढ़ रहा है, ये माइनस में आ रही है तो क्या हो रही है, घट रही। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या है कि किसी वस्तु की x इकाइयों में उत्पादन की कुल लागत Cx रुपए में है ना, मान लो कोई फैक्ट्री है ना, कोई फैक्ट्री है ये, ठीक है, और ये कोई वस्तु बना रही है जिसकी यूनिट है x, संख्या बना दी x, किसी वस्तु की x संख्या बना दी, तो उन पे जो टोटल लागत है वो किससे रिप्रेजेंट करके उसने Cx से बोला उसने, देखो किसी वस्तु की x इकाइयों में उत्पादन की कुल लागत Cx रुपए में ये है, Cx ये है ना, मतलब x, अगर कोई फैक्ट्री x वस्तुएं बनाती हैं, जैसे मान लो बाइक बना रही है, x बाइक बना दी उसने, x मतलब 15 बाइक बना दी, तो उनकी जो लागत है वो कितनी किससे दिखा रही है उसने, Cx से है ना, ये इस तरह से फंक्शन है ना, जैसे 15 बाइक को किससे लिखूंगा मैं, C15 से है ना, 15 बाइक की लागत को ये लिखूंगा, x इकाई है तो Cx से, ठीक है। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जब 3 इकाई उत्पादित होती हो ना, x बराबर 3 है, जब x कितनी इकाई उत्पादित हो रही है, 3 इकाई उत्पादित हो रही है, तो सीमांत लागत ज्ञात करनी है मुझे ना, सीमांत लागत ना, जहां सीमांत लागत की उसने डेफिनेशन दी है, सीमांत लागत उसने बताया है क्या है, जहां सीमांत लागत से, सीमांत लागत मतलब MC है ना, मार्जिनल कॉस्ट क्या है से हमारा तात्पर्य यह है कि किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तत्कालिक परिवर्तन की दर, संपूर्ण लागत क्या है Cx, उसमें उत्पादन की दर में परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में होगी, इकाई के रिस्पेक्ट में होगी ना, और वो क्या है मार्जिनल कॉस्ट है ना, जो सीमांत लागत है वो क्या है, किसी स्तर पर या किसी स्तर पर उत्पादन की संपूर्ण लागत में तत्कालिक परिवर्तन की दर, परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो वो हमें क्या करना है, ये ज्ञात करना है, जब x बराबर कितना है 3 है, बस ये बताना है हमने, चूंकि Cx बराबर कितना दे दिया 0.005 x की क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30 x प्लस 5000, ठीक है, इसलिए MC मार्जिनल कॉस्ट जो क्या है DCx, D ऑफ Cx अपॉन dx किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, इसमें जो उत्पादन की इकाइयाँ हैं उसी के रिस्पेक्ट में होगा ना, तो क्या होगा देखो 0.005 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 0.02 इंटू 2x प्लस 30 और कांस्टेंट का 0 डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, तो MC मतलब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू DCx ओवर dx
कब? जब x बराबर कितना है 3 है। x बराबर कितनी है? 3 इकाई है, 3 इकाई उत्पादित की है ना। तो देखो क्या होगा, 0.3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.15 0.15 है ना, इंटू एक्स स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या है 0.04 इंटू 3 प्लस 30 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 45 13 माइनस 4 3 12 और प्लस में 30 तो 30.135 माइनस 0.12 तो कितना है 30.015 ये हो गया ना। इसमें से ये गया तो 5, इसमें से ये गया तो 1 और इसमें से गया तो 0, ठीक है। और ये क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। और क्या है वो? कब? जब x बराबर कितना है 3 और मार्जिनल कॉस्ट मतलब रुपए में है और अपॉन में क्या है? dx मतलब यूनिट की कोई यूनिट इकाइयाँ है ना, इकाइयाँ कितनी इकाई, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती। तो कितना आ रहा है 30.015। देखते हैं 30.015 तो ये बढ़ा के लिख दिया 30.02 लगभग रुपए लगभग, है ना। इस तरह से दे दिया इसको, है ना। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय ये है ना। कोई फैक्ट्री है जिसने किसी भी तरह की x आइटम बनाई, उनको बेचा, सेल किया, तो कुल जो आय है, कुल जो इनकम है वो क्या है? RX, है ना। RX से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। x वस्तुएं बनाई, उनको विक्रय किया, तो आय है वो RX से लिख रखी है ये, ठीक है। जब x बराबर 5 है, x बराबर 5 है जब, है ना, x बराबर 5 है तब सीमांत आय ज्ञात करो। हमें क्या करनी है? सीमांत आय। और सीमांत आय की उसने डेफिनेशन दे रखी है, क्या है? सीमांत आय मार्जिनल रेवेन्यू क्या है से हमारा तात्पर्य किसी क्षण कोई क्षण ऐसा आएगा विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष, मतलब वस्तुएं क्या है x, उनके सापेक्ष संपूर्ण आय की परिवर्तन की दर से। संपूर्ण आय क्या है? संपूर्ण आय क्या है? RX। उनमें परिवर्तन किसके सापेक्ष? वस्तुओं के सापेक्ष। बोल दिया उसने, साफ साफ बोल दिया। MR, है ना, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू से हमारा क्या तात्पर्य है? हमें यह ज्ञात करना है MR, और उससे उसका मतलब क्या है कि किसी क्षण उत्पाद की विक्रय की गई वस्तुओं के सापेक्ष, वस्तुएं क्या है? X हैं, और उनके सापेक्ष मतलब X के सापेक्ष संपूर्ण आय की परिवर्तन की दर से। संपूर्ण आय क्या है? RX, और उसका परिवर्तन, है ना, x के सापेक्ष RX के परिवर्तन की दर जो है वो क्या है? MR है, मार्जिनल रेवेन्यू, है ना। ये ज्ञात करना है हमें। और कब? जब x बराबर कितना है? जब x बराबर कितना है? 5 इकाई। बस आंसर। चूंकि RX बराबर क्या है? 3x² प्लस 36x प्लस 5, इसलिए MR इक्वल्स क्या है? उसने डेफिनेशन दे दी D ऑफ RX अपॉन DX। तो क्या है? 6x प्लस 36, है ना। तो MR कब? जब RX ओवर DX, कब? जब x बराबर कितना हो? 5 हो, तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 प्लस के 36, तो 30 प्लस 36 तो कितना है? 66 रुपये, है ना। तो MR मार्जिनल रेवेन्यू जो किससे लिखते हैं, किससे कैसे ज्ञात करते हैं? DRX ओवर DX। कब? जब x बराबर 5 है तो क्या है? 66 रुपये पर यूनिट की दर से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। चेक करते हैं आंसर। तो कैसे लिखा? इसलिए अभिष्ट सीमांत है, अर्थात आय प्रति इकाई कितनी है? 66 रुपये है। प्रति इकाई आय कितनी है? 66 रुपये, ये लिखेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रो पार्ट क्या हुआ? खत्म हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.1 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।